दोस्तों। तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, जैसे हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे पास होता है, तो ये मेन प्रिंसिपल इसी का होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन इज़ बिहाइंड द लीजिंग एक्शन, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटेड इमिशन जो है ये डोमिनेट होना चाहिए, ये प्रोसेस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज़्यादा, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस इमिशन को डोमिनेट करना चाहिए ये हमारे पास कौन, स्टिमुलेटेड इमिशन। और हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास क्या, स्टिमुलेटेड इमिशन। यदि स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तो हमारे पास लेज़र हमको मिलेगा, ठीक है ना। लेजिंग प्रिंसिपल हम कर पाएंगे, लेज़र को हम वर्किंग जो होती है लेज़र की, मेन प्रिंसिपल यही होता है उसके बिहाइंड, ठीक है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को, क्यों ऐसा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन का डोमिनेंस ओवर स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो रेशियो होगा स्टिमुलेटेड इमिशन का स्पॉन्टेनियस इमिशन का, देखो क्या होगा। जैसे हम भली बात ही जानते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। यदि मैं स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करूं तो स्टिमुलेटेड इमिशन कब होता है, इमिशन जब होता है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या आता है, पार्टिकल आता है, ठीक है। अब मान लो इस एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं, N2 पार्टिकल है, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, फोर्सफुल इमिशन होना। तो जब इस पर फोटोन क्या होता है, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना। तो ये फोटोन क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है और फिर हमारे पास दो फोटोन निकलते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है जो हम इंसिडेंट करते हैं, और ये एक एनर्जी डिफरेंस जो हमारे पास आता है जब पार्टिकल ऊपर से नीचे ट्रांजिट करता है। तो ये होता है हमारे पास क्या, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। हमने डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। अब तो देखो, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, रेट तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड जो ट्रांजिट कर रहे हैं, वो क्या आ गया हमारे पास, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हायर स्टेट में, ठीक है। समझ में आई बात। और जो हमने एनर्जी इंसिडेंट किया है वो एनर्जी डेंसिटी पे निर्भर करता है। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है सेकंड लेवल से फर्स्ट में आता है तो 2 से 1 में आता है। आइंस्टाइन कोफिशिएंट स्टिमुलेटेड केस में हम B से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हमने देखो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस वो स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे पास सिंपली ये लिखा, और स्पॉन्टेनियस इमिशन देखो, हम स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारे पास क्या होगा, ये कैसा है, मैं एक और क्विक आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये क्या स्पॉन्टेनियस इमिशन ही तो है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, अपने आप आता है ऊपर से नीचे, क्या आता है, अपने आप ट्रांजिशन होता है। तो जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कहने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड जो हो रहा है। तो वो निर्भर करेगा कि भाई इस स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम और किस पर निर्भर करेगा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो स्पॉन्टेनियस के केस में हम क्या करते हैं, ए से लिखते हैं, तो ये 2 से 1 में आ रहा है तो 2 से 1 में आ रहा है। स्पॉन्टेनियस के केस में ए से लिखते हैं, स्टिमुलेटेड के केस में बी से लिखते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था। अब यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी आएगी नहीं, क्योंकि हम कोई कुछ इंसिडेंट यहाँ पे नहीं करते, ये अपने आप प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो हमने दोनों का रेशियो ले लिया, देखो N2 से N2 कट गया सिंपली, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब आप एक बात देखो, जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो जो है किस पर चीज निर्भर कर रहा है, रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन टू स्पॉन्टेनियस इमिशन, दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक तो इस पर और एनर्जी डेंसिटी पर, समझ में, एनर्जी डेंसिटी पर। अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, B21 तो मेरे पास हो गया। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो इन्वर्स होता है हमारे पास, वो हायर स्टेट जो है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना। ये मैंने नेचुरल लाइन विड्थ जब पढ़ाया था आपको तब बताया था। तो जो लाइफ टाइम होगा नेचुरल स्टेट एक्साइटेड स्टेट का, वो क्या होता है, इन्वर्स होता है स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट के। समझ में आया, 2 से 1 में इमिशन जो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहा है। तो 1 में A21 को हमने T लिख लिया। अभी आप ध्यान से देखो, ये प्रोसेस क्या है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन ही तो है। तो ये कब डोमिनेट करेगा, जब एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी हमारे पास और लाइफ टाइम ज़्यादा होगा हायर स्टेट का, तभी तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, किससे, स्पॉन्टेनियस इमिशन रेट से,
ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन टू डोमिनेट स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होना चाहिए, एक तो एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, द रेडिएशन डेंसिटी मस्ट बी लार्ज, पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट शुड बी लॉन्ग, ये लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए। या हम कह सकते हैं लाइफ टाइम ज़्यादा होने का मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ये पूरा जो दो रेशियो है ना, ये वाला B/1 और A/1 का रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, आगे मैं अभी बताऊंगा। इसमें एक और चीज़ चाहिए होती है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए, डोमिनेट होने के लिए। तो यदि पूछे सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस का केस पूछे कि स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस इमिशन से, तो क्या करना चाहिए, तो रेडिएशन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोटिस। तो देखो हमारे पास रेशियो यही तो आया है ना। और एनर्जी डेंसिटी को देखो हम और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम ये भी यही तो लिख सकते हैं। यदि आपको ध्यान हो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था ये वाला कि एनर्जी डेंसिटी हमारे पास ये आती है। ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी को सिंपली मैंने ये लिख लिया, ये इससे मेरा कट जाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास बचा। अब देखो यहाँ पे केस अराइज होते हैं, दो केस अराइज होंगे। अब देखो केस, पहला केस क्या है, देखो एच म्यू, म्यू क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं। के टी क्या है, के टी क्या है, एनर्जी तो है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यदि हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर ले, है ना, यानी 300 केल्विन टेम्परेचर ले, या हम 273 डिग्री सेल्सियस की जब हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं यदि वो KT से कम है, क्या है, KT से कम है, तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आएगा, ये आएगा। अब ये ऐसा क्यों है, अब आप गौर से देखना। देखो मेरे पास ये e⁻ द h/KT को ना मैं x मान लेता हूँ, है ना, थोड़ा आसान होगा, कोई दिक्कत है। तो हमने क्या लिया है, h/म्यू जो है, देखो x क्या है हमारे पास, h/KT तो लिया है मैंने, यही तो लिया है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, या मैं यहाँ से इसको, हमारे पास क्या है, h/म्यू लेस देन है KT, या मैं कह सकता हूँ h/KT लेस देन 1, है ना। यानी मैं यहाँ से क्या पता चला, x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1, x जो है बहुत ही कम है, इससे यही तो पता चला। अब आप गौर से देखो, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में e⁻x-1 है, e⁻x-1 है। तो यदि आप इसको एक्सपेंड करो, तो सिर्फ इसको एक्सपेंड करो, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास क्या आएगा, 1 + x² 2 प्लस x का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। समझ में आया, डैश 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 ऐसे चलेगा, फिर ये लास्ट में ये आ गया, e⁻x लिखा, -1 आ गया, ये मेरे पास है -1 हो गया। देखो यहाँ +1 है, -1 है, कट गया। अब x का वैल्यू देखो 1 से छोटा है, अब 1 से जो छोटा है, ऊपर से देखो जब और भी वैल्यूज का x का क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मैं x का वैल्यू सपोज 0.1 लूँ, आप इसका स्क्वायर करो तो 0.01 हो जाएगा, देखो और छोटा हो गया x² पे। जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये और छोटा हो जाएगा स्क्वायर या क्यूब करने पे। तो इनको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो x हमारे पास क्या था, h/KT तो था। समझ में आई बात। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये जो डिनोमिनेटर में था, हमारे पास क्या बचेगा, h/KT। कोई दिक्कत है। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो शॉर्ट में, देखो KT का वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, KT का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है h/म्यू से, तो KT का वैल्यू क्या हो गया, ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। चलो आप छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ दो, फिर इसमें कन्फ्यूजन होगा। जैसे मैंने एक तरीका बताया, आप इसी को ध्यान रखो। तो ये आ गया हमारे पास h/KT। तो देखो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख लूँगा, h/KT इस कंडीशन में। ठीक है, KT ऊपर चला गया। अब देखो ये डोमिनेट कब करेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट कब करेगा हमारे पास। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ऐसा होगा, ये हमारे पास तो KT तो बहुत ज़्यादा था, तो KT की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना इसके, तो स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा, यदि ये कंडीशन होगी, है ना, स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा हुआ। अब तो ध्यान से देखना चीज़ को, देखो स्टिमुलेटेड इमिशन जो प्रोबेबिलिटी है इज ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोबेबिलिटी। स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा आएगा स्पॉन्टेनियस इमिशन से, विच इज़ द केस इन एटॉमिक ट्रांजिशंस इन माइक्रोवेव रीजन्स। समझ में। अब माइक्रोवेव रीजन्स में यही होता है।
ठीक है ना। अब देखो के का वैल्यू क्या होता है 1.के टी हमारे पास क्या होता है, के टी जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर 300 केल्विन लो आप, और के को क्या लिखो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 सम के ये आ गया। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एच म्यू जो है ना, एच माइक्रोवेव रीजन में जो एनर्जी होती है ना वो कम होती है, के टी ज़्यादा आता है। तो ये प्रोसेस तब होता है हमारे पास जब हमारे पास जो एनर्जी है ना ये हम माइक्रोवेव रीजन में ले, तो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस प्रोबेबिलिटी विच इज़ द केस इन एटॉमिक ट्रांजिशंस इन माइक्रोवेव रीजन। समझ में आया? तो ये माइक्रोवेव रीजन में होगा तब ये माइक्रोवेव रीजन में ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, तो इसीलिए हम बोलते इसी को हम बोलते हैं दिस लीड्स टू लेजर एक्शन। तो हमें लेजर मिलेगा, क्यों मिलेगा लेजर? क्योंकि स्टिमुलेटेड इनिशिएशन ज़्यादा हो रहा है और यही लेजर एक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। अब इसको हम ना इस लेजर एक्शन को मेजर बोलते हैं, MASER, क्योंकि M का मतलब माइक्रोवेव हो गया यहाँ पे, L का मतलब देखो लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर क्या है माइक्रोवेव, ठीक है ना, ये क्या है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो एम फॉर माइक्रोवेव है, तो इस रीजन में जब होता है मेजर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि एच म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, एच म्यू का वैल्यू क्या हो जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, जब ये ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ई की पावर, तो ये एच म्यू अपॉन के टी ज़्यादा हो गया, तो ई के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ई के यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे पास जब आएगी तो ये पूरा ही वैल्यू एक्सपोनेंशियली पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वन उसमें से वन कुछ घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमने। ठीक है ना, इस वजह से ना अब ये वैल्यू पूरी ज़्यादा होगी ना तो वन घटाएंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो हमारे पास रफली क्या आएगा e⁻ एच म्यू अपॉन में के टी, 1 में e⁻ एच म्यू अपॉन में के टी। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारे देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरीके से, तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन तो कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। समझ में आया? तो स्पॉन्टेनियस, अब इस केस में हमारा लेजर एक्शन नहीं हो सकता यदि ये कंडीशन मीट करेगी, हम और कुछ इसमें कंडीशंस को फिलफिल करके करा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोबेबिलिटी है ना, देखो ये स्पॉन्टेनियस वाली ज़्यादा है स्टिमुलेटेड इमिशन से, जो विच इज़ द केस इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो ऑप्टिकल रीजन में होता है। ठीक है ना, अब यहाँ उसका ऑप्टिकल रीजन कहने का मतलब देखो क्या है, विजिबल रीजन हो गया, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन हो गया और इंफ्रारेड रीजन हो गया, ये तीन बेसिकली हमारे ऑप्टिकल रीजन में आ जाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी बार तो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट के हम कंसीडर करते हैं, इंफ्रारेड को इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं, तो हमने देखो स्टिमुलेटेड इमिशन को क्या किया पढ़ा, वो किस तरीके से डोमिनेट कर सकता है स्पॉन्टेनियस इमिशन को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन का डोमिनेट, देखेंगे कंडीशन क्या होनी चाहिए यदि वो एब्जॉर्प्शन को डोमिनेट करो। अब देखो तो रेशियो हमारे पास जो स्टिमुलेटेड इमिशन टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, देखो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझाया है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मैं आपको बता देता हूँ। देखो एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है निर्भर करेगा यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, एनर्जी डेंसिटी मैंने क्या लगाई है। अब ये स्टिमुलेटेड है, तो स्टिमुलेटेड के केस में हम बी लिखते हैं, 1 से 2 जा रहा है तो 1 से 2 याद रखने का तरीका है। इससे ये कट गया, समझ में आई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप देखो हमारे पास ये इससे कटा, क्योंकि नॉन डीजनरेट स्टेट में हमारे पास दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नॉन डीजनरेट स्टेट कहने का मतलब है ये भी एक ही लेवल है, ये भी एक ही लेवल है, समझ में आया? और यदि डीजनरेट के केस में देखो क्या होता है, बी डीजनरेट के केस में दोनों इक्वल नहीं होते। अब जैसे B21 अपॉन में जो B12 जो हमारे पास होता है, ठीक है ना, ये G2 और ये हो गया G1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये क्या है, ये स्टिमुलेटेड है ना, ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है, तो 2 से 1 में होने का मतलब है G2 की डीजनरेसी कितनी है, दूसरे लेवल की डीजनरेसी कितनी है। 1 से 2 में हो रहा है तो ये 1 की डीजनरेसी कितनी है, नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं।
ठीक है ना, सेम एनर्जी के, उसको बोलते हैं डिजेनरेसी। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, सेम एनर्जी के। अब मान लो यहाँ पे एक और लेवल आ जाए और दोनों लेवल का एनर्जी क्या है, सेम, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 2। यदि हमें ऐसे एक और बना दूँ तो इस लेवल की एनर्जी क्या है, सेम, लेकिन एनर्जी लेवल कितने हैं, 3, तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 3। समझ में? अब यहाँ एक ही लेवल था तो देखो 1 और 1 हो गया, इसलिए दोनों इक्वल आ गए ये, ठीक है ना। तो नॉन डिजेनरेटिव स्टेट में दोनों इक्वल होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें ये केस मिला, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो N2/N1 मिला। तो देखो रे स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा कब होगा, जब N2 ज़्यादा होगा। N2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है, हमेशा लोअर स्टेट में ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, N1 ही ज़्यादा होता है। तो फिर स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ये हमें आर्टिफिशियली अचीव करना पड़ेगा, N2 में पॉपुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हम काफ़ी मेथड्स हैं जिसकी वजह से करते हैं ताकि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, हमारा ज़्यादा है। तो इट मीन्स दैट देयर शुड बी मोर एटम्स प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल देन इन द लोअर एनर्जी लेवल फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन टू डोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन। समझ में आया? तो ये विशेष कर ध्यान रखना है। तो स्पॉन्टेनियस यहाँ पे ये हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन टू डोमिनेट ओवर द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। अब देखो इस कंडीशन को ना हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि N1 स्टेट में जनरली देखो क्या होता है, हमारे पास जो N1 स्टेट ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है N2 स्टेट से, तो हम बहुत से मेथड अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या करते हैं, N2 की पॉपुलेशन ज़्यादा कर देते हैं, तो पॉपुलेशन हमने इन्वर्स कर दी ना, उल्टी कर दी, इसमें ज़्यादा कर दी, ठीक है ना। तो इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो हम अभी पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो लास्ट जो हमारे पास बचा है वो क्या है, समअप। अब मैंने देखो सारा समअप कर दिया, हमने क्या क्या पढ़ा। तो 3 कंडीशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन, ठीक है ना। टू बी सेटिस्फाइड टू मेक स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस ओवरवेम द अदर ट्रांजिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। कोई भी स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन जो है हमारे पास, इमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, 3 कंडीशन होने चाहिए। पहला देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम आपको ध्यान हो, वेरी हाई लार्ज डेंसिटी शुड बी देयर इन द मीडियम, ठीक है। रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए, यानी मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए, जिसका लाइफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी ऊपर मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, अभी अभी पढ़ाया, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन जो फिलफिल होनी चाहिए, पहला पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। अब B2/8, देखो ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा होने का मतलब देखो ये टाइम एक्साइटेड स्टेट का टाइम ही तो होता है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ T, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो जिस स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है उनको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो रेशियो ज़्यादा होने का मतलब है मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए हमारे पास, और वेरी हाई लार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, रोग भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन फिलफिल हो गई तो हमारे पास स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, तो जो हमारे पास मीडियम क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा लाइट को, व्हेन दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल स्टेट चाहिए, और हाई डेंसिटी चाहिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट कब करता है, तब भी यही तीनों आंसर आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि लेज़र एक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, लेज़र एक्शन कब होगा, तो लेज़र एक्शन के केस में भी तीनों कंडीशन ही चाहिए। बस शब्दों का खेल है, वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।